नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की योजना, राष्ट्रीय मुद्दों पर 2024 तक सरकार को घेरने की तैयारी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्या कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार, अटकलें हुई तेज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई ने किया बुरा हाल, सरसों तेल पहुंचा 220 रुपए, खुली चाय हुई और कड़वी, दालें हुई लाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। कांग्रेस की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की योजना, राष्ट्रीय मुद्दों पर 2024 तक सरकार को घेरने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, कृषि संकट समेत तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। योजना के मुताबिक अलग अलग मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस आंदोलन करेगी, जो 2024 यानी अगले लोकसभा चुनाव तक चलेगा। आंदोलनों की रूपरेखा तय करने के लिए दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मंगलवार को पहली बैठक के बाद अपने सुझाव पार्टी नेतृत्व को दे दिए हैं, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अंतिम निर्णय लेंगी। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। फिलहाल रणनीतियों का खुलासा नहीं किया जा रहा। बीजेपी से लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई करार देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस जोड़ने वाली विचारधारा है और हमारी लड़ाई तोड़ने वाली विचारधारा से है। यह पूछे जाने पर कि अन्ना आंदोलन की तर्ज पर सिविल सोसाइटी के लोगों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा, दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर सिविल सोसाइटी के लोग भी जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। अन्ना हजारे की तारीफ करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अन्ना सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उनका सबने दुरुपयोग किया, खास तौर पर आरएसएस ने। दूसरी तरफ कांग्रेस की आंदोलन कमेटी के सदस्य उदित राज ने कहा कि कांग्रेस अब सड़क पर ही नजर आएगी, 2024 तक संघर्ष करेंगे और इन्हें सत्ता से उखाड़ कर दम लेंगे। उदित राज ने कहा कि 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल पंपों के पास 2014 से पहले और आज की कीमतों के पोस्टर लगाएंगे। कुछ दिनों पहले वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी किस तरह सड़कों पर उतरती है। बीते कुछ सालों में इस बात को लेकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना होती रही है कि उनका विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया तक सीमित है। हालांकि बीते संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी कभी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे तो कभी उन्होंने महंगाई के खिलाफ साइकिल चलाई। हाल में ही दिल्ली कैंट रेप मर्डर मामले में राहुल गांधी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे। इसके पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पुलिस प्रशासन से भिड़ते नजर आए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्या कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार, अटकलें हुई तेज। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई हैं। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मीडिया और कांग्रेस नेताओं के गुटों में कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वो पहले भी राहुल गांधी से मिलते रहे हैं और पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव पिछले लोकसभा चुनाव से लंबित है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसे लेकर सफाई दी है और कहा है कि कन्हैया कुमार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि पहले भी बातचीत के दौरान कन्हैया कुमार ने राज्य में आंदोलन शुरू करने और फिर धीरे धीरे इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए बिहार में उनके साथ काम करने के लिए अपनी टीम को शामिल करने पर जोर दिया था। कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ अपने विकल्पों और संबंधों को तौल रही है। राजद कांग्रेस की सबसे पुरानी सहयोगी है और वो राजद का साथ नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि पिछले 3 साल से विचार विमर्श में शामिल सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए और फिर राजद के साथ अपने संबंधों की परवाह करनी चाहिए। हाल के विधानसभा चुनावों में बिहार में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। यह महागठबंधन के साथ 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सिर्फ 19 सीटें जीतने में सफल रही और इसके प्रदर्शन को गठबंधन की हार का एक कारण माना गया। इस बीच कांग्रेस पार्टी बिहार इकाई में फेरबदल को अंतिम रूप दे रही है। सूत्रों ने बताया है कि प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए राजेश राम के नाम का प्रस्ताव दिया है। चुनावी हार के बाद मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस्तीफा दे दिया है। महागठबंधन की चुनावी हार के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया गया है, क्योंकि वो बहुमत से कुछ ही कम थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई ने किया बुरा हाल, सरसों तेल पहुंचा 220 रुपए, खुली चाय हुई और कड़वी, दालें हुई लाल। जी हाँ दोस्तों, देश के कई हिस्सों में सरसों तेल, वनस्पति, सोया ऑयल और सूरजमुखी का तेल 200 रुपए के पार चला गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक तिरुचिरापल्ली में पैक सरसों का तेल 220 रुपए प्रति किलो तो अहमदाबाद में महज 115 रुपए के रेट से बिक रहा है। 13 सितंबर यानी सोमवार को मैसूर में वनस्पति पैक 224 रुपए किलो बिका तो सबसे सस्ता जादूचेला में 71 रुपए,
सोया तेल साहिबगंज में सबसे महंगा 209 रुपए था तो सबसे सस्ता 107 रुपए अहमदाबाद में। सूरजमुखी का तेल 130 रुपए अहमदाबाद में है तो लोहरदगा में 231 रुपए। दीमापुर में पाम तेल सबसे सस्ता 80 रुपए किलो है तो सबसे महंगा 185 रुपए लखनऊ में। यह हालत तब है जब लगातार तीसरे महीने खुदरा मुद्रास्फीति नीचे आई है और रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर के दायरे में बनी हुई है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में मामूली घटकर 5.3% रह गई। ऐसा अनाज और सब्जियों सहित खाद्य उत्पादों के दाम घटने की वजह से हुआ। हालांकि खाद्य तेल के दाम में इस दौरान वृद्धि दर्ज की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने बोला हमला, भ्रम फैलाकर जनता को ठगा जा रहा है। देश की संपत्ति को बेचना ही आज राष्ट्रभक्ति है। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की संपत्ति को बेचना ही आज राष्ट्रभक्ति है। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का क्या हुआ? सिर्फ भ्रम फैलाकर विरोधी लोगों को ठगते हैं। बिहार में सिर्फ अधिकारियों की सुनी जाती है, जनप्रतिनिधियों का कोई इज्जत नहीं है। तेजस्वी यादव मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में ये बातें कही। कार्यक्रम में जदयू के पूर्व विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि सभी साथियों का हम दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों के साथ पार्टी के नीति एवं सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करें व गांव व किसानों के बीच जाए और लोगों के सुख और दुख में शामिल हो। उन्होंने कहा कि राजद किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। तेजस्वी ने कहा कि बाढ़ व खाद की किल्लत से किसान परेशान है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत से घबराती है, लेकिन हीरो हीरोइन से मिलने के लिए समय है। पेट्रोल व डीजल के दामों ने शतक लगा दिया है, लेकिन महंगाई उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा दम है तो तालिबान को घोषित करें आतंकी संगठन। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करे। ओवैसी ने बिहार की राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी ने तालिबान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख पर कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पाकिस्तान और चीन मजबूत होंगे। यह भारत के लिए खतरे की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तालिबान को आतंकी घोषित कर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की सूची में डाल देना चाहिए। ये बात मैं 2013 से कहता आ रहा हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि अगर वे राज्य में काम करते तो यह सब नहीं होता। प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है। मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते। मुख्यमंत्री योगी लोगों को सिर्फ मुख्य मुद्दों से भटका रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जो हम पर दूसरी पार्टियों की मदद का आरोप लगा रहे हैं, वो ये बताएं कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। हम बिहार में 19 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 पर जीत हासिल की। हम बस यह चाहते हैं कि मुसलमानों को उनका हक मिले। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मीरा कुमार हो सकती है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी दलित के नाम पर खेल सकती है बड़ा दांव। झाजी की मियाद 18 सितंबर तक ही। जी हाँ दोस्तों, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अब एक नए और बड़े नाम की एंट्री हो गई है। ये बड़ा नाम है मीरा कुमार का। सूत्रों का कहना है कि मीरा कुमार को बिहार कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। उनके पास संगठन और सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो बिहार के सासाराम से कई बार सांसद भी चुनी जा चुकी हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल 18 सितंबर को खत्म हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी का अनुभव रखने वाली मीरा दलित वर्ग से आती हैं। इस बार कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है कि किसी दलित समाज के नेता को बिहार की बागडोर सौंपी जाएगी। इससे पहले कांग्रेस विधायक राजेश राम का नाम इस फहरिस्त में था, लेकिन उनके सामने उनका अनुभव काफी छोटा है। सूत्रों की माने तो मीरा कुमार पर आलाकमान मन बना रहा है। बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिर्फ राजेश राम का नाम सौंपा गया था। इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान ने इतराज जताते हुए और नामों पर विचार करने को कहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस में एक पद के लिए 2-3 नामों पर विचार किया जाता है। इनमें से किसी एक पर सहमति बनाकर नाम को फाइनल किया जाता है। सिर्फ राजेश राम का नाम भेज देने के बाद आलाकमान ने नाराजगी जताई है। वहीं इस बार दलित कार्ड के लिहाज से कांग्रेस को मीरा कुमार से बड़ा नाम नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने नई कमेटी बनाने की जिम्मेदारी प्रभारी भक्त चरण दास को सौंपी थी। भक्त चरण दास ने बिहार और कांग्रेस की पूरी समीक्षा के बाद जुलाई में ही नए अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के नाम की सूची तैयार कर इसे सौंप दी थी, लेकिन आलाकमान इस सूची से खुश नहीं है। कांग्रेस आलाकमान ने इस सूची को दोबारा से बनाने का निर्देश बिहार प्रभारी को दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के रोड शो के खिलाफ कांग्रेस की सड़क पर उतरने की तैयारी, बनाए रणनीति। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 सितंबर को 3 दिन के लिए ग्वालियर आ रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आगमन को लेकर सिंधिया समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। 22 को सिंधिया समर्थक उनके स्वागत के लिए एक जोरदार रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने इस पर एतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि जनहित के मुद्दे पर कांग्रेस धरना दे तो उसके खिलाफ फ की जाती है, लेकिन सिंधिया जी की भीड़ के लिए अनुमति दी जा रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि रोड शो होता है तो कांग्रेस विरोध करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 सितंबर को ग्वालियर आ रहे हैं। अभी तक तय कार्यक्रम के मुताबिक सिंधिया वे नई दिल्ली से सड़क मार्ग से ग्वालियर आएंगे। सिंधिया समर्थक केंद्रीय मंत्री के जोरदार स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तैयारियां पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नेता भी केंद्रीय मंत्री के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुड़ापुर से शिंदे की छावनी होते हुए गोरखी पहुंचेंगे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए जगह जगह मंच बनाए जाएंगे। मंचों की संख्या करीब आधा सैकड़ा बताई जा रही है। सिंधिया 22 सितंबर को आएंगे, रोड शो करेंगे और कार्यक्रमों में शामिल होंगे एवं 23 और 24 को जयविलास पैलेस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उधर कांग्रेस के रोड शो पर कांग्रेस ने एतराज जताया है। कांग्रेस नेताओं ने बैठक कर इसका विरोध करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने एमी ब्रेकिंग न्यूज से कहा कि यदि कांग्रेस जनहित के मुद्दे पर धरना देती है तो उसके विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई कर फ की जाती है। ऐसे में कोरोना काल में एक नेता को खुश करने के लिए जिला प्रशासन भीड़ जुटाने की अनुमति कैसे दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि सिंधिया जी की स्वागत रैली हुई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, इसका सड़कों पर विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएगी। चलते हैं पहले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस 2022, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का तंज, जो नफरत करे वो योगी कैसा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल अब गरमाने लगा है। एक और आज से पीएम मोदी ने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सीएम योगी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीएम योगी पर धावा बोला है। राहुल गांधी ने केवल 6 शब्द लिखकर सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जो नफरत करे वो योगी कैसा। एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने एक ऐसा ही ट्वीट कर सीएम योगी पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा था, तुम हिंदू सिख ईसाई न मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, ना देश ना इंसान के हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय के बाद आज यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। अलीगढ़ में जाट सम्राट के नाम विख्यात राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से बनने वाले यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधाते हुए इसे बीजेपी का ढोंग बताया है। उन्होंने यह कहते हुए राजा महेंद्र प्रताप ने हमेशा सांप्रदायिकता का विरोध किया। अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि आजीवन सांप्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति के विरोधी रहे और भाजपा के पूर्वगामियों की जमानत जब्त कराने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनाना भाजपाई ढोंग है। उनके बनाए गुरुकुल विवि वृंदावन को बीजेपी सरकार ने नकली विवि घोषित करके उनका अपमान किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का विरोध करने जा रहे सपा नेता गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के गांव मूसेपुर में मंगलवार हो रहे कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे सपा नेताओं को छर्रा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कस्बा छर्रा स्थित सपा कार्यालय से पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठा तेजवीर सिंह व आदित्य जुनूनी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। इधर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर भाजपा सांसद सतीश गौतम बिफर पड़े। जिला कार्यक्रम अधिकारी से बोले, अपने कप्तान को बुलाओ, अब आपकी व्यवस्था खत्म, हमारी व्यवस्था शुरू हो गई है। कार्यकर्ता को भी आगे बैठने का मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय व डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को मंगलवार की सुबह अधिकारियों ने अंतिम रूप दे दिया। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। समारोह में आगरा अलीगढ़ मंडल के करीब 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतंत्र को गुमराह करने का अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा राज्य का सत्यानाश करने के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, अपने पूरे कार्यकाल में भाजपा सरकार राज्य का सत्यानाश करने के बाद भी बाज नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को प्रचार के जरिए लोकतंत्र को गुमराह करने का महापाप कर रही है। पूर्व सीएम ने कहा,
अभी तक तो सपा की सरकार के कामों को ही ऊपर की भाजपा सरकार अपना बता बता के झूठा प्रचार कर रही थी, पर अब तो झूठ की हद ही हो गई है जब वो कोलकाता की तस्वीर को अपने विकास की तस्वीर बता रही है। भाजपा को झूठे प्रचार की ट्रेनिंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान खोल लेना चाहिए। दरअसल योगी सरकार यूपी चुनाव को देखते हुए विज्ञापन के माध्यम से यूपी में हुए विकास को जनता के सामने रख रही है। ऐसे ही एक विज्ञापन में जिन तस्वीरों को लगाया गया वो तस्वीरें कोलकाता और अमेरिका की बताई जा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर सपा सरकार ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बोलते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ छल किया है। उन्हें कर्ज माफी, MSP भुगतान, आय दोगुनी करने के तमाम झांसे दिए पर उसे मिला कुछ नहीं। नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। महिलाएं एवं बच्चियां सर्वाधिक अपमानित एवं दुष्कर्म पीड़िता है। विकास अवरुद्ध है। भाजपा के झूठे वादों की लंबी फहरिस्त है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कोरोना महामारी के दौर में अस्पतालों में बेड, दवा, इलाज के अभाव में लोगों की जानें चली गई। वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियों को लेकर काफी असंतोष है। राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। झूठे दावे तो अब भाजपा में किसी को याद भी नहीं आते हैं। कहा कि डबल इंजन भाजपा सरकार अपराधियों के आगे पूरी तरह बेबस हो चुकी है। प्रदेश में जंगलराज कायम है। राज्य में कानून व्यवस्था संकट में है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या विचलित करने वाली घटना है। रेप के बाद रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश फेंकी गई। पूर्व CM ने कहा, भाजपा सरकार बच्चों को खाना देने के बजाय बीमारियां परोस रही है। मुरादाबाद में मिड डे मील में निकले कीड़े, बच्चों ने खाना फेंका। सीतापुर में कागजों पर बच्चों को मिल रहा है मिड डे मील। जनता ने 2022 के चुनाव में भाजपा को विदाई का मन बना लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 20 हफ्ते 24 घंटे अभियान के लिए कांग्रेस ने गठित की ब्लॉक समितियां। जी हां दोस्तों, मेरठ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वारा के नेतृत्व में प्रदेश में 20 हफ्ते 24 घंटे अभियान शुरू होगा। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर पकड़ बनाने के लिए कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को गांव-गांव भेजा जाएगा। इसकी सफलता के लिए जिले के सभी 12 ब्लॉकों में समिति गठित की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपसी तनातनी के बीच एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाएंगे राहुल गांधी। अब क्या होगा G23 का अगला कदम? जी हां दोस्तों, पार्टी में आपसी तनातनी और अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। पार्टी की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने अभी हाल ही में राहुल को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया है। इस बीच सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के वर्चस्व को लेकर अभियान छेड़ चुके कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप -23 यानी G23 के नेताओं का अगला कदम क्या होगा? हालांकि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की राह में रोड़ा अटकाने वाले पार्टी के असंतुष्ट नेताओं में कुछ को पद देकर पार्टी ने पहले ही जुबान पर ताला लगाने का काम कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने G23 के कुछ नेताओं को कांग्रेस में अलग समितियां बनाकर अहम जिम्मेदारी दे दी है, ताकि वे राहुल द्वारा पार्टी की कमान संभालने के बाद विरोधी तेवर न दिखा सके। बता दें कि कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने बीते रविवार यानी 12 सितंबर 2021 को राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। NSUI की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के समापन दिवस पर यह प्रस्ताव पास किया गया। इस बैठक में भावी रूपरेखा पर चर्चा की गई। NSUI की इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नितिन राउत, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। राहुल गांधी वर्ष 2017 से 2019 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें पार्टी के इस पद से इस्तीफा देना पड़ गया था।